और स्टूडेंट्स, आज अपन 17 की प्रश्नावली अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस प्रश्नावली में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इजी प्रश्नावली है। पूर्व कक्षा 9 क्लास में आपने इससे संबंधित अध्ययन किया होगा। इनकी जो सारणियां हैं उनसे संबंधित आपने अध्ययन किया होगा। इसके अंदर हम अपन को 3 टॉपिक ज्ञात करने हैं। पहला है समांतर माध्य, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माध्य, और या इसको अपन बोल सकते हैं औसत। इसके अंदर अपन इन 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और ये 6 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, दोनों 3-3 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से कुल 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है समांतर माध्य, या इसको माध्य के नाम से भी बोल सकते हैं, और तीसरा नाम है इसका औसत, जो आप इससे पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि औसत क्या होता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है माध्यक, और इसको माध्यिका भी बोलते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है बहुलक। इस प्रकार से हम 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है समांतर माध्य, या माध्य या औसत। दूसरा पॉइंट है माध्यक, यह इसका दूसरा नाम होता है माध्यिका। और तीसरा पॉइंट होता है आपका बहुलक। तो सबसे पहले अपन ये टॉपिक हल करने से पहले हमें सारणियों के बारे में अध्ययन करना होगा कि कौन सी सारणियां कितने प्रकार की होती है। सारणियां इसमें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे होता है व्यक्तिगत सारणी, या श्रेणी बोल सकते हैं इसका। सारणी का नाम दूसरा श्रेणी भी होता है। नंबर 2 पे होती है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और नंबर 3 पे आती है आपकी वर्गीकृत सारणी। तो सबसे पहले अपन व्यक्तिगत सारणी के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत सारणी समझेंगे कि व्यक्तिगत सारणी क्या होती है, जिसमें आपको केवल विचर दिए हुए होते हैं, वो व्यक्तिगत सारणी कहलाती है। जैसे मान लो कि व्यक्तिगत सारणी देखने से कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्तिगत सारणी है या नहीं, जिसमें केवल क्या दिए होंगे, विचर दिए हुए होंगे। जैसे मान लो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट के प्राप्तांक हैं 5, 6, 8, 9, 10, 0, 4, 6, 5 और 7। ये अंक आपको दे दिए। तो इस प्रकार से कोई भी अंक आपको दे रखे हों तो इनको अपन बोल सकते हैं विचर। इसलिए इसको हम कौन सी सारणी कहते हैं, व्यक्तिगत सारणी। क्योंकि पहले हमें तीनों सारणियों का पता होना चाहिए कि ये कौन सी सारणी है, और सारणियों के अनुसार ही हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी के अनुसार उसको हल किया जाएगा। तो सारणी कितने प्रकार की बताई मैंने आपको, 3 प्रकार की। पहली सारणी कौन सी है, व्यक्तिगत सारणी। और व्यक्तिगत सारणी इस प्रकार से कोई भी आंकड़े यदि आपको दे रखे हैं तो वो व्यक्तिगत सारणी कहलाती है। नंबर 2 पे होती है अवर्गीकृत बारंबारता
बंटन सारणी। क्या नाम है इसका? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी। ये कैसे होती है? जैसे मान लो इस प्रकार की एक आपको सारणी दे रखी हो, 6, 7, 8, 9 और 10, 6, 4, 3, 2 और 9। ये आपको इस प्रकार से कोई सारणी दे रखी है तो कौन सी सारणी कहलाती है? अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी। इस एक्स यानी ये आपको विचर दे रखे हैं और एट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबार का या आवृत्ति। जैसे 6 वो कितनी बार आया हुआ है? 6 बार। 7 कितनी बार है? 4 बार। 8 कितनी बार है? 3 बार। 9 कितनी बार है? 2 बार। और 10 कितनी बार है? 9 बार। तो ये आपके दूसरे टाइप की सारणी होगी जिसका नाम क्या है? अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी। और इसके बाद में तीसरे नंबर की जो सारणी लेते हैं वो होती है वर्गीकृत सारणी। कौन सी होती है? वर्गीकृत सारणी। इसमें भी वही 2 कॉलम होते हैं। यहां क्या होता है? वर्ग और यहां है एफ। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 6, 2, 9, 7 और 6। एक इस प्रकार की सारणी आपको दी हुई होती है। अब यहाँ की कोई भी क्रम हो सकता है, जैसे आपका 0 से 10 है तो 0 से 5 भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो इसको कौन सी कहते हैं? व्यक्तिगत सारणी। इसका नाम क्या है? अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी। और इसको कौन सी सारणी कहते हैं? वर्गीकृत सारणी। सबसे पहले आपको इन सारणियों का पता आपको होना चाहिए कि कौन सी सारणी का क्वेश्चन है और उस सारणी के हिसाब से ही हम उसका फॉर्मूला काम मिलेंगे और फॉर्मूले से उसका आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया आपको? इसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े जाएंगे। एक तो आपका है समांतर माध्य या औसत, नंबर 2 पे माध्यिका या माध्यक, और तीसरे नंबर होता है बहुलक। तो सारणियां आपने देख ली। पहली सारणी कौन सी है? व्यक्तिगत सारणी। दूसरी कौन सी है? अवर्गीकृत बारंबार का बंटन सारणी। और तीसरी है वर्गीकृत सारणी। तीनों सारणियां जब आपकी क्लियर होंगी तो अब हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं सबसे पहले लिखेंगे अपन व्यक्तिगत सारणी द्वारा माध्य समांतर माध्य औसत ज्ञात करना। सबसे पहले अपन ये सीख रहे हैं जो आपका 17.1 अभ्यास प्रश्न। कौन सी पढ़ रहे हैं अपने? 17.1। उसका पहला टॉपिक ये है कि व्यक्तिगत सारणी द्वारा माध्य समांतर माध्य औसत ज्ञात करना। ठीक है? तो देखो अब आपको ये मालूम हो गया कि व्यक्तिगत सारणी कैसे होती है और फिर हम इसका क्या निकालना बात है। देखो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आपको माध्य के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है, समांतर माध्य के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है और औसत का नाम देकर भी पूछ सकता है। अब यहां औसत का आप सूत्र पढ़ चुके हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसका आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। समांतर माध्य या औसत, इसको अपन संकेत में बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं? एक्स बार। और इसका औसत का सूत्र अपन याद रखेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। अब अपन इनको चेंज कर देते हैं। यहां अभी जो अपन ने देखे उनको विचर बोल सकते हैं। तो राशियों की जगह आप क्या लिख सकते हैं?
विचरों का योग बटे विचरों की संख्या। देखो अगर प्रश्न के अंदर आपको औसत पूछे तब तो आप लिखते ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके अलावा यदि आपको माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे तो आप लिखेंगे विचरों का योग बटे विचरों की संख्या। और भी इसको लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये देख सकते हैं। और एक आपका सूत्र ये भी हो सकता है सिग्मा एक्स बटे, ये भी आपका सूत्र आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, विचरों का योग बटे विचरों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या इसको बोल सकते हैं सिग्मा एक्स बटे एन। तो यहां अब इनका अपन ध्यान देखेंगे कि ये क्या है। तो इसमें आपके पास एक आया है सिग्मा, एक आया है एक्स और एक आया है एन। इनका अर्थ हमें हिंदी में मालूम चाहिए। सिग्मा का अर्थ होता है योग, या इसको हम बोल सकते हैं संकलन। ठीक है, एक्स का अर्थ होता है विचर भी बोल सकते हो, राशि भी बोल सकते हो, प्रेक्षण भी बोल सकते हो। और एन का मतलब क्या होता है विचरों की संख्या, या राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि आपका हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। इनमें से जो भी आपको उचित सूत्र लगता है आप उसको काम में ले सकते हो। ठीक है, यहां सूत्र क्या लगाया सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा का मतलब योग संकलन, एक्स का मतलब विचर राशि प्रेक्षण। तो इसको जब एक साथ मिला लेते तो अर्थ हो जाता है विचरों का योग, राशियों का योग, प्रेक्षणों का योग। और एन का मतलब होता है विचरों की संख्या। अगर आपने ऊपर राशियों का योग लिख दिया तो नीचे लिख देंगे राशियों की संख्या, और प्रेक्षणों का योग लिख दिया तो नीचे रहेगा प्रेक्षणों की संख्या। तो एक को ध्यान में रखो, आप इसी को भी काम ले सकते हो। और इस तरीके से आप इनका क्या निकाल सकते हैं समांतर। तो आपका सूत्र क्लियर हो गया। इसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले देखनी पड़ेगी सारणी कौन सी है। तो सारणी में मालूम है कि व्यक्तिगत सारणी है, और व्यक्तिगत यदि सारणी दे रखी हो तो फिर हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब इसमें से कोई भी फॉर्मूला ध्यान में, इजी फॉर्मूले आपके तीनों चारों फॉर्मूले भी याद हो सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। अब देखो फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम कक्षा 10 विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। क्या लिखा? कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट के प्राप्तांक निम्नानुसार है, और हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। देखिए लिखते हैं 6 0 4 7 9 6 10 4 और 0, ये आपको दीजिए। और अब हमें इनका क्या निकालना है? समांतर माध्य। एक प्रकार का औसती होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ सिग्मा एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ सिग्मा एक्स का अर्थ हो गया विचरों का योग, ठीक है, या राशियों का योग, या प्रेक्षणों का योग। तो आपके पास ये क्या है? विचर है। इनको आप क्या कर सकते हैं? राशि कह सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब का जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए चाहिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं 0 + 4 + 0 6 + 0 + 4 + 7 + 9 + 6 + 10 + 4 + 2 + 0, ऐसे भी योग कर सकते हैं, तो भी आपका सही माना जाएगा।
और बराबर लिख देंगे अपन। 6 4 10 7 17, 17 और 2 26, 26 और 6 32, 32 और 10 42, 42 और 4 46 और 2 48। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का मान कितना आ गया आपके पास 48। एन का अर्थ होता है विचरों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, राशियों की संख्या। तो यहां हम तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां कितना आ गया। अब लिखेंगे आप अंत में आता है प्राप्तांकों का समांतर माध्य, कोष्ठक में क्या लगा देंगे अक्षर, और इसका फॉर्मूला ले लेंगे सिग्मा एक्स बटे एन। अब सिग्मा एक्स का मान कितना है 48, एन का मान कितना है 10। 48 में पर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4.8। और क्या है ये अंक, प्राप्तांक को अंक बोलते हैं। और यदि दशमलव में कोई भी अंशक आता है तो उसको आप लगभग लगाना ना भूलें, लगभग आपको अवश्य लगाना है। इस लगभग लगाने का फायदा क्या है, फायदा ये है, मान लीजिए आपकी जो आंसर शीट है उसमें इसका उत्तर मान लीजिए 4.9 है और आपके पास इसका आंसर 4.8 आ गया, तो इसको गलत नहीं माना जाएगा और ये जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आप लगभग ना लगाएं और आंसर शीट में आपका आंसर 4.9 है, आपके पास आंसर 4.8 आया है, तो टीचर को ये स्वतंत्रता है कि वो इसमें नंबर काट सकता है। तो इसलिए ऐसी आप गलती ना करें, लगभग अवश्य लगाएं। तो ये आपका व्यक्तिगत सारणी से, और हमने क्या निकाला है समांतर माध्य निकाला है। इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी प्रकार और क्वेश्चन लेते हैं अपन, मान लीजिए कि जैसे एक विद्यालय है, उसमें प्रधानाध्यापक सहित और 5 अध्यापक काम करते हैं और उनको वेतन निम्न प्रकार मिलता है। कैसे कैसे मिलता है 8,000, 5,000, 4,000, 2,500, 1,500 और 1,000, ये उनको वेतन मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 5 अध्यापक कार्य करते हैं और उन अध्यापकों का वेतन निम्नानुसार है, तो उनके वेतन का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसने चेंज कर दिया, क्या पूछ लिया आपके बाद औसत पूछ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, औसत पूछे, माध्य पूछे, समांतर माध्य पूछे, आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें राशियों का योग याद करना होगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, राशियों का योग, और आप कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे अपन, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 21 और 22। राशि का योग 22,000 है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट में आपको क्या चाहिए, राशियों की संख्या, जिसको क्या बोलते हैं एन। तो राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अपन ने 6 ले लिए, कोई बात नहीं है, 5 की बजाय 6 लेके अंतर लेते हैं अपन। तो राशि का योग कितना है 22,000 और राशि की संख्या कितनी है 6। अगर कम करना चाहे
अगर 5 का लेते हैं तो इसको हटा देते हैं, तो ये कितने हो गए 21,000 और यहाँ कितने हो गए 5। ऐसे भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे अध्यापकों के वेतन का औसत, और औसत में क्या लिखेंगे x बार। अध्यापकों के वेतन का औसत, और सूत्र यहाँ लगा देंगे सिग्मा x बटे n। देखो आपका सूत्र हिंदी वाला लग गया, या सिग्मा x का क्या होता है राशियों का योग, तो क्या सूत्र लग गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सिग्मा x का मान आपके पास कितना है 21,000 और n का मान कितना है आपके पास 5। अब भाग देंगे अपन, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो कितने हो गए 4200 रुपए। यानी प्रत्येक अध्यापक को कितने रुपए मिल रहे हैं 4200 रुपए। अब यहाँ पे लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर है उसमें दशमलव नहीं है, तो वहां लगभग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल 2 गया। अब एग्जाम्पल अपन तीसरा भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं। अभी तक अपन ने समांतर माध्य निकाला है, कईयों में क्या होगा कि आपको समांतर माध्य मिलेगा और वो संख्या ही पूछे। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया 8 क्रमागत संख्याओं, 8 क्रमागत विषम संख्या, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। वे संख्याएं ज्ञात करो। देखो क्या लिखा है इसने 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अभी तो क्वेश्चन था उसमें वो संख्याएं दे रखी थी और हमें समांतर माध्य या औसत पूछा था, लेकिन यहां इसने क्या कर दिया संख्याएं हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है औसत है। तो अब पहले वो संख्याएं अपन को माननी पड़ेगी। माना 8 क्रमागत विषम संख्या, एक प्लस हो जाएगी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्रमागत विषम संख्या आपको दे रखी है। देखो चाहे आपको सम पूछे और चाहे आपको सम पूछे, आपको यही मान के चलना है। जैसे ध्यान दें 8 क्रमागत सम संख्याओं, तो सम संख्या के लिए भी आपको ये पड़ेगी, और विषम है विषम के लिए आप ये दे सकते हैं। ठीक है, ये वो संख्या आपके पास होगी। अब हम नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या करना है कि आपके पास ये आंकड़े आ गए, ये फ्रैक्शन आ गए, ये विचल आ गई, ये राशियां आ गई, और कौन सी सारणी है व्यक्तिगत सारणी, और व्यक्तिगत सारणी से हमें क्या दे रखा है औसत, तो इसका मतलब है व्यक्तिगत सारणी से जो औसत का सूत्र है वही सूत्र हमें यहां इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सिग्मा x विचलों को जोड़ते हैं, तो इन सब को हम जोड़ देंगे। अब इसमें देखो कुछ राशियां चर हैं और कुछ राशियां अचर हैं, तो चर में चर को जोड़ेंगे, अचर में अचर को जोड़ेंगे। तो x देखो काउंटिंग करेंगे 1 2 8x है, तो कितने हो गए 8x प्लस, अब ज्ञात राशि जिनको चर राशियां बोलते हैं, चर को क्या बोलते हैं अज्ञात, और अचर को बोलते हैं ज्ञात। तो 2 4 6 6 12 12 और 8 20 10 30 30 और 12 42 और 14 36। क्या हो गया अपने पास सिग्मा x बराबर है 8x प्लस 56। अब क्या चाहिए हमें n का क्या होता है विषयों की संख्या, राशियों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8। और इसके बाद में
औसत। तो औसत के लिए हम किसका नाम देते हैं, अक्स बार। अक्स बार इसको इधर लिखना समझ लेंगे, औसत अक्स बार। और ये कितना मिलेगा आपको 16। ठीक है, अब इसको हल करेंगे बड़े। देखो यहां इसको हल करेंगे, ये एक्स बार है और एक्स बार का सूत्र क्या है अपने पास, सिग्मा एक्स बटे एन बराबर कितने हैं 16। ठीक है, अब देखेंगे अपन सिग्मा एक्स का मान कितना है, सिग्मा एक्स का मान है 8x प्लस 56 और n का मान कितना है 8 और बराबर में कितने लेंगे 16। इसके नीचे क्या लगा देंगे 1 और अब क्या करेंगे यहां वज्र गुणा करने। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे। देखो 8x प्लस 56 को 1 से गुणा करेंगे, ये तो आ जाएंगे 8x प्लस 56 और 16 को किससे गुणा कर देंगे 8 से। तो 8 से 48 हासिल की 4 और 8 और 4 12। अब अपन 56 को इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा 8x बराबर 128 में से 56 घटा देंगे तो 8x बराबर कितने हो जाएंगे 76। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x बराबर 76 में किसका भाग देंगे 8 का। 72 और यहाँ भी 72 और 72 में 8 का भाग देंगे कितना है 9। या x का मान आपके पास 9 हो गया। x का मान जब आपके पास आ गया तो वो संख्या आप याद कर सकते हैं। तो क्या ले देंगे अपन, अतः 8 क्रमागत विषम संख्या। कौन कौन सी है, पहले x है तो x का मान कितना आया 9, दूसरी x प्लस 2 यानी x का जो मान आता है उसमें जो 2 जोड़ेंगे तो x में 2 जोड़ 2 यानी 9 में 2 जोड़ 2 11, 11 में 2 जोड़ 2 13, 13 में 2 जोड़ 2 15, 15 में 2 जोड़ 2 17, 17 में 2 जोड़ 2 19, 21, 23, 25, कितनी लाइन 8 लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। जांच कर सकते हो x का मान कितना है 9 और 9 में कितना जोड़ेंगे 14, 14 9 23। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन भी प्रयास कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सी सारणी या श्रेणी चल रही है, व्यक्तिगत श्रेणी, और उससे अपन क्या सीख रहे हैं समांतर माध्य, माध्य या औसत। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 4 8 5 x 3 2 1 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य, समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहां सबसे पहले ये क्या गया समांतर माध्य आ गया, क्लियर हो गया कि हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला काम में लाना है। नंबर 2 सारणी कौन सी है, व्यक्तिगत सारणी है। अब अपन देखेंगे कि व्यक्तिगत सारणी के द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो सबसे पहले हमें सिग्मा x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सिग्मा x का अपन सबको जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगी 3 और 4 7 7 8 15 5 20 20 3 23 2 25 है 26 और प्लस में क्या है x n। फिर हम n का अंतर विचरणों की संख्या तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और आपको क्या दे रखा है समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य को किसे x बराबर कितना दे रखा है 4। अब हम यहाँ x बार है इसको हटा देंगे, इसका सूत्र लगा देंगे तो समांतर माध्य का सूत्र होगा सिग्मा x बटे n बराबर में कितना है 4। सिग्मा x का मान कितना है 26 प्लस x और n का मान कितना है 8 और बराबर में 4। इसके नीचे क्या लगा दो 1 और क्या लिख दोगे यहाँ वज्र गुणा करने पर 26 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएंगे 26 प्लस x और इधर कितने आ जाएंगे
8 चौक 32। अब 26 को इधर देंगे तो कहाँ हो जाएगा, तो x बराबर 32 माइनस 26, तो x बराबर आ गए 6। तो यहाँ x का मान आ गया 6। तो इस तरीके से अपन व्यक्तिगत सारणी से और समांतर माध्य सीखा है हमने। इसमें देखो टॉपिक के अंदर तीनों चीज में से कोई भी पूछ सकते हैं, आपको तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे कि समांतर माध्य या माध्य या औसत। फॉर्मूला आपका ये लगेगा सिग्मा x बटे n। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य, माध्य या औसत ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा x बटे n। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे